क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर व्यावसायिक संगठन के प्रारूप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में सहकारी संगठन के लाभ और लाभों में हम डिस्कस करेंगे अगले जो है हमारे नैतिक लाभ, जिसे मॉरल एडवांटेजेस भी बोलते हैं। सहकारी समितियां जो होती हैं ये कई प्रकार की लोगों में अपने सदस्यों में आते हैं जागृत करती हैं, जैसे परिश्रम करना। हमारे को कोई आवश्यकता चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए और उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल नकद में बेचते हैं। आत्मनिर्भरता भी यहाँ पर एक गुण होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर कुछ सामान को खरीदते और बेचते हैं, इसलिए सभी व्यक्ति आत्मनिर्भर बनते हैं। लोगों में सीधा और सच्चा व्यवहार होता है, यहाँ पर कोई छल कपट नहीं होता। गरीब लोग खुद मेहनत करके एक दूसरे के सहयोग के साथ अपनी इच्छाओं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं और शोषण से बचने का प्रयास करते हैं। ये संस्थाएं लोगों को शिक्षित भी करती हैं, बचत की भावना भी जागृत करती हैं, इनका पैसा भी काफ़ी बच जाता है। जो ज़्यादा पैसा खर्च करना था दुकानदार से सामान लेने के लिए, उसकी जगह यहाँ पर कम कीमत पर वस्तुएं मिल जाती हैं। आत्म सहायता की आदत भी यहाँ पर हमारे को मिलती है, क्योंकि हम खुद अपनी सहायता करते हैं। हम मध्यस्थ या थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी की सहायता नहीं ले रहे होते और पारस्परिक सहायता यहाँ पर होती है, एक दूसरे की मदद हम करते हैं। अगला हमारा है राजनीतिक लाभ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद भी हमारे को मिल पाती है यहाँ पर गरीबों की सहायता करने के लिए। अगला टॉपिक है सहकारी संगठन के दोष या मर्यादा, डिसएडवांटेजेस लिमिटेशन ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। पहला पॉइंट दिया गया अकुशल प्रबंध या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सामान्यतः हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होती है, व्यवसाय को चलाना, जो इसके अधिकारी होते हैं वो खुद सदस्य होते हैं और इनके सदस्य गरीब होते हैं और गरीब होने के कारण कम पढ़े लिखे भी होते हैं। इसी जो व्यक्तियों को हमने बोल दिया कि आप काम को संभालो, तो व्यक्तियों को ज़्यादा प्रबंध कला का ज्ञान नहीं होता, मैनेजर का कैसे काम करना है उसका अनुभव नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस या ज्ञान भी नहीं होता, इसी ये कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। सेकंड पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव और लैक ऑफ द डायरेक्ट इंसेंटिव। यहाँ पर स्वामित्व व प्रबंध प्रजातंत्र के आधार पर होता है। यदि लाभ होगा सभी में बढ़ जाएगा। एक आदमी यदि बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत करके बहुत लाभ दिलवा रहा है, तो उसको ये मालूम है कि लाभ जो होगा वो सभी में बटेगा, मुझे तो बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, इसलिए फिर वो भी ज़्यादा बचत करने की कोशिश नहीं करता। और जो हम लोगों ने परिणाम सोचे थे कि हमारी कंपनी, हमारी संस्था बहुत उन्नति करेगी, वो उन्नति हमारी संस्था इस कारण से नहीं कर पाती। नेक्स्ट है लोच का भाव और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर लोच का भाव का मतलब है हम आवश्यकता के अनुसार अपने बिजनेस को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि कुछ एक सीमाएं हमारे सामने होती हैं, जैसे उधार की बिक्री। हम लोगों ने पढ़ा कि ये संस्थाएं जो है उधार पर सामान को नहीं बेचती, इसी हमारी बिक्री भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। कम मूल्य पर बिक्री यहाँ पर। दूसरा है घर पर सुपुर्दगी यहाँ पर नहीं की जाती। सामान को घर तक पहुँचाने की सुविधा सामान्यतः हम लोग यहाँ पर नहीं देते, जब कुछ संस्थाएं देती हैं। अगला है पारस्परिक झगड़े, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े यहाँ पर हो जाते हैं। व्यक्ति सभी कम पढ़े लिखे होते हैं और कम पढ़े लिखे होने के कारण वो बोलते हैं कि आप ज़्यादा ले रहे हो, हमें कम दे रहे हो इत्यादि। और जब ये आपस में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं तो फिर फूट पड़ जाती है, सदस्य संस्था को छोड़ के चले जाते हैं और जब सदस्य संस्था को छोड़ के चले जाएंगे तो थोड़े सदस्य रह जाएंगे। तो जब थोड़े सदस्य रह जाएंगे तो फिर हम बड़ी मात्रा में सामान नहीं खरीद पाएंगे और हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। पाँचों पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सरकार हमारी आर्थिक सहायता करती है, सरकार भी हमारे को पैसा देती है और उसके बाद में जब सरकार ने हमको पैसा दे दिया तो वो देखना चाहती है कि कहीं हम उस पैसे का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे, इसलिए सरकार बार बार हमारे आकर हमारे काम को चेक करती है। रजिस्ट्रार हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करवाता है, चेक करवाता है कि हम अकाउंट सही बना रहे नहीं बना रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो ऑडिटर्स हमारे जो हैं वो लगातार अकाउंट्स को चेक करते हैं। सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की जाती है, निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जो देखते रहते हैं हम कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है सरकार का, खुल के हम काम नहीं कर पाते। 6 पॉइंट है सीमित प्रतिफल, लिमिटेड कंसिडरेशन। हमारा उद्देश्य सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता, और जब लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता तो हम ज़्यादा लाभ कमाते भी नहीं हैं, अपने सदस्यों को सस्ता सामान बेचते हैं। फिर जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पूंजी हमारी संस्था में लगाई होती है उनको हम पर्याप्त लाभ जब नहीं दे पाते, क्योंकि लाभ कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो लाभ बांटेंगे भी कहाँ से। इसलिए वो लोग जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसा लगाना चाहते हैं वो हमारी संस्थाओं में पैसा लगाना पसंद नहीं करते।
7 पॉइंट है पूंजी की कमी और लैक ऑफ द कैपिटल। यहाँ पर सदस्य काफ़ी गरीब होते हैं, इसलिए यहाँ पर पूंजी जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाती और इसी कारण से हम अपने सदस्यों को उधार भी सामान नहीं बेच पाते। 8वां पॉइंट है भ्रष्टाचार और करप्शन। हमारे सदस्य सामान्यतः अशिक्षित होते हैं, उनमें कई प्रकार की गलत भावनाएं आ जाती हैं, जैसे जातिवाद हो गया, पक्षपात की भावना हो गई, लोग बेईमानी करने लगते हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं, या फिर कई बार जो ऋण दिया जाता है, उधार दिया जाता है, तो जो अधिकारी होते हैं वो अपनी जान पहचान वाले लोगों को उधार देते हैं, जिसको आवश्यकता है उसको नहीं देते, तो पक्षपात की भावना यहाँ पर आ जाती हैं। 9 पॉइंट है सदस्यों में बचत की आदत का अभाव, लैक ऑफ द सेविंग बाय द मेंबर्स। यदि लोग पैसा बचाएंगे, बचा करके हमारी संस्था को देंगे, तभी हम ज़्यादा सामान ले पाएंगे, परंतु गरीब लोगों में पैसा बचाने की आदत बहुत कम होती है। इसके कारण भी हमारी संस्था को ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता और हम उन्नति नहीं कर पाते। 10 पॉइंट है ऋण पर ब्याज की ऊंची दर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। सामान्यतः इनके द्वारा जो ऋण या लोन जो दिया जाता है उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो सामान्य ब्याज की दर से कुछ ऊंचा होता है। 11 पॉइंट है अधिक व्यय और एक्सेस एक्सपेंसेस। यहाँ पर व्यक्ति अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, अधिक समझदार नहीं होते, उन्हें नहीं ट्रेन नहीं होते, बिज़नेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए कई बार उनके द्वारा खर्चे जो हैं वो ज़्यादा कर दिए जाते हैं। और जब खर्चे ज़्यादा होते हैं तो उसके कारण सीधी सी बात है हमारा लाभ कम हो जाएगा, और जब लाभ कम हो जाएगा तो सदस्यों में उदासीनता की भावना आ जाती है कि भाई हमने इतना पैसा भी लगाया और इस संस्था में बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा है। अन्य दोष भी हमारे को इसके साथ ही कुछ दिए गए, जैसे प्रबंध में दलबंदी और ग्रुपिज्म इन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट में हम लोगों ने आदमी रखे, जिन आदमियों को हमने काम दिया कि भाई आप बिज़नेस को चलाओ, वो आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं, और ग्रुप बना लेते हैं तो वो आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा है सदस्यों की अज्ञानता और इग्नोरेंस ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स को यही नहीं पता होता कि कैसे हम व्यापार को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अगला है सदस्यों की रूढ़िवादिता और कंजर्वेशन अमंग द मेंबर्स। रूढ़िवादिता मतलब जो परंपरा पहले से चली आ रही है, जैसा हमने सुन रखा था बिल्कुल वैसे ही हम चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे व्यवसाय को लाभ दिलाए या हानि। अगला है हिसाब किताब की उचित जांच ना होना, नो प्रॉपर चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स। प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को जो है यहाँ पर चेक नहीं किया जाता, जैसे बना लिए वैसे बना लिए जाते हैं। अगला हमारा होता है डिफरेंस हमारे को दिया गया, आगे है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पार्टनरशिप के बीच में क्या अंतर है। दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा अंतर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अब। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा अधिनियम और एक्ट। कौन सा कानून लागू होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारी जो है इनकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार की जाती है। इट्स एस्टेब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। जबकि साझेदारी की हम बात करें पार्टनरशिप की, तो इसका नियंत्रण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किया जाता है। इट्स गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड पॉइंट है पंजीयन या रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पंजीयन जो है बहुत अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। बिना रजिस्ट्रेशन ये संस्था कार्य नहीं कर सकती, जबकि पार्टनरशिप में पंजीयन जो है अनिवार्य नहीं होता है। इट्स रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। यदि हम चाहें तो करवाएं, यदि नहीं चाहें तो नहीं करवाएं। थर्ड पॉइंट है पारस्परिक लाभ या म्यूचुअल बेनिफिट। इसका लाभ सदस्यों के साथ बाहरी लोगों को भी हो जाता है। बेनिफिट इज़ गिवन टू द मेंबर्स एज वेल एज टू द आउटसाइडर। हमारी संस्था जो सामान लाकर बेचती है वो अपने सदस्यों को तो बेचती है, परंतु कई बार हम बाहर के लोगों को भी सस्ते रेट पर बेच देते हैं। परंतु जब बाहर के लोगों को सामान बेचा जाता है तो जिस रेट पर हम अपने सदस्यों को बेचते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रेट हम ले लेते हैं उनसे, तो फिर भी बाज़ार के रेट से ये काफ़ी कम होता है। पार्टनरशिप में बोला गया कि इसका जो भी लाभ होता है वो सभी साझेदारों तक ही सीमित होता है और किसी को नहीं दिया जाता। प्रॉफिट इज़ लिमिटेड अप टू द पार्टनर्स ओनली। फोर्थ पॉइंट हमारा है उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है इनका उद्देश्य होता है आपसी मदद करना, म्यूचुअल कोऑपरेशन करना, एक दूसरे से मिल करके मदद करना और सहायता करना। पार्टनरशिप की हम बात करें तो ये व्यवसायिक क्रियाएं करके लाभ अर्जित करना इसका उद्देश्य होता है। दे अर्न द प्रॉफिट बाय द बिजनेस एक्टिविटीज़। अगला है सदस्यों की संख्या और नंबर ऑफ द मेंबर्स। अधिकतम सदस्यों की संख्या की यदि हम बात करें तो यदि साख समिति हमने बनाई है, सहकारी साख समिति है, तो इसमें अधिकतम संख्या 100 की है। अन्य प्रकार की समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। सो मैक्सिमम मेंबर्स वेयर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर कंसर्न, द क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में हैव अप टू 100 मेंबर्स।
and in other type of cooperatives there is no maximum limit fixed by the act. पार्टनरशिप की हम बात करें तो इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 50 तक सदस्य हो पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां। जो हम सामान्यतः कंपनी शब्द का प्रयोग सुनते हैं कि बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, हम देश की कंपनी है, वो सारी कंपनियां जो हैं वो वास्तव में जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। कंपनियां क्या होती हैं कि ये एक प्रकार की संस्था बनाई जाती है, कुछ एक लोगों के द्वारा कंपनी बनाई जाती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फिर अपनी पूंजी इकट्ठी करती है और उससे व्यापार करती है। इसके सदस्य कभी भी कंपनी के शेयर को खरीद के मालिक बन जाते हैं और शेयर को बेच के संस्था को छोड़ भी सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ जो इसका ये होता है कि इसके जो मालिक होते हैं, यदि आप कंपनी के 50 रुपये या 100 रुपये का 10 रुपये का शेयर है तो वो आप खरीदो और कंपनी के मालिक बन जाओ। उसके बाद जो आपको लाभ होगा, संस्था को लाभ, वो आप सभी मालिकों में बराबर बांट दिया जाता है। ठीक है, जो लाभ बांटा जाता है उस लाभ को हम लाभांश बोलते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में जैसे जैसे पॉइंट्स आते चलेंगे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर बोला गया इसकी परिभाषा के बारे में, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 के अनुसार कंपनी से तात्पर्य, कंपनी का मतलब क्या है, इस अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी। इस अधिनियम मतलब 2013 में जो एक नियम पास किया गया उसके अनुसार निर्मित मतलब बनी हुई कंपनी। हमने 2013 जो एक्ट है उसके अनुसार एक कंपनी को बनाया, नियम के अनुसार कंपनी को बनाया, या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम से बनी हुई कंपनी, या इससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे जैसे 1956 वगैरह थे, तो उसके अनुसार भी अगर कोई कंपनी बनाई गई थी वो भी कंपनी ही मानी जाएगी। So under the companies Indian Companies Act 2013 Section 20, the company means a company incorporated. Incorporated means registered. The company which is registered under this act, this means 2013 or any previous companies law. Previous मतलब इससे पहले जो companies act जो थे उसके अनुसार भी अगर कोई कंपनी बनाई गई थी, that will also be known as company. कंपनी की विशेषताओं पर यदि हम आते हैं, इसके लक्षणों पर आते हैं या एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं कंपनी के, तो यही पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। कंपनी का जब निर्माण होता है, शुरुआत होती है, ये कानून के अनुसार ये होती है। बिना कानून के, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी बनती ही नहीं, इसलिए हमने बोला ये विधान या कानून के अनुसार बनती है। और जब कानून के अनुसार ये कंपनी बनती है तो कंपनी बिल्कुल एक आदमी की तरह काम कर सकती है। ठीक है, कंपनी बिल्कुल आदमी की तरह बैंक में खाता खोलेगी, सामान खरीदेगी, बेचेगी, क्रय विक्रय कर सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति पर केस कर सकती है, एग्रीमेंट समझौता कर सकती है। कानून के द्वारा ही इस कंपनी की शुरुआत की जाती है और कानून के द्वारा इसको समापन मतलब समाप्त भी किया जाता है। सेकंड पॉइंट है पृथक वैधानिक अस्तित्व और सेपरेट लीगल एंटिटी। पृथक सेपरेट का मतलब होता है अलग, वैधानिक मतलब लीगल का मतलब कानूनी तरीके से, अस्तित्व का मतलब है होना। कानून की नज़रों में कंपनी जो होती है वो अपने मालिकों से पृथक मतलब अलग होती है। अंशधारी वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को खरीदा, मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं। ये अपने ही मालिकों के साथ अनुबंध या समझौता भी कर सकती है, अपने नाम से कोई संपत्ति, ज़मीन, मशीनें वगैरह ये रख सकती है, बैंक में खाता इत्यादि खोल सकती है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो है अविच्छिन्न उत्तराधिकार और परपेचुअल सक्सेशन। अविच्छिन्न उत्तराधिकार शब्द जो है इसका मतलब हुआ कि ये जो कंपनी होती है इसका स्थायी अस्तित्व होता है। ठीक है, इसका स्थायी अस्तित्व का मतलब ये हुआ ये हमेशा ही रहती है। किसी एक मालिक की मृत्यु हो जाने पर, उसके दिवालिया हो जाने पर, पागलपन हो जाने पर इस कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कितने भी मालिक संस्था में आते हैं, मालिक छोड़ के संस्था को चले जाते हैं, परंतु कंपनी लगातार चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। हम लोगों ने साझेदारी, पार्टनरशिप, एकाकी व्यापार में बहुत बड़ी कमी पड़ी थी दोनों की। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि मालिक के घर की संपत्ति को भी बेचा जा सकता है।
परंतु जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो जब हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पर जो मालिक होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है केवल मात्र उनके द्वारा खरीदे गए शेयर के मूल्य तक सीमित होती है। अगर मैंने 10 रुपये का एक शेयर ख़रीदा, 10 रुपये मैंने कंपनी में लगाए, तो कंपनी मुझसे अधिकतम बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तो भी 10 रुपये मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे दायित्व, मेरी लायबिलिटी, मेरा जो जिम्मेवारी है वो केवल उन 10 रुपये की है। अगला है सार मुद्रा का प्रयोग और यूज़ ऑफ द कॉमन सील। कॉमन सील या सार मुद्रा का मतलब क्या होता है? सार मुद्रा या कॉमन सील वास्तव में जब कंपनी बनाई जाती है तो उस टाइम पर कंपनी की एक स्टैम्प बनाई जाती है। कंपनी की जो स्टैम्प होती है उसको ही हम कॉमन सील और सार मुद्रा कहते हैं। क्योंकि कंपनी, हमने कहा, कानून की नज़रों में एक व्यक्ति होती है जो दूसरे लोगों के साथ समझौता कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक व्यक्ति है, परंतु कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होता, परंतु कानून की नज़रों में से व्यक्ति मान लिया जाता है। तो कृत्रिम है मतलब बनावटी है, और वैधानिक मतलब कानून की नज़रों में है। इस कंपनी की एक स्टैम्प बनाई जाती है जिस स्टैम्प के ऊपर कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है, छपा हुआ होता है। ये जो स्टैम्प होती है, इस स्टैम्प को हम अधिकार युक्त हस्ताक्षर और ऑफिशियल सिग्नेचर कहते हैं। कि जब भी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई समझौता किया, तो जब भी कोई दो व्यक्तियों के बीच समझौता होता है तो दोनों व्यक्ति उस कागज़ पे अपने अपने सिग्नेचर और हस्ताक्षर करते हैं। अगर कंपनी अपने किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई समझौता करती है और उसे अगर हस्ताक्षर या सिग्नेचर करने हो, तो कंपनी को, कि वास्तव में कोई व्यक्ति तो होता नहीं जो सिग्नेचर करेगा, तो जहाँ पर उसकी स्टैम्प या कॉमन सील लगा दी जाती है वहाँ मान लिया जाता है कि कंपनी ने अपने सिग्नेचर कर दिए। अगला पॉइंट होता है कार्य क्षेत्र की सीमा और लिमिटेशंस और ऑफ द एक्शंस। कंपनी का काम करने का क्षेत्र या उसकी काम करने की सीमा क्या है, इसका कहाँ से पता चलता है? तो कंपनी के काम करने के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जब कंपनी को बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, उस टाइम पर हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनके बारे में हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही समझ लें, हिंदी में से पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर्नियम कहा जाता है। ये दोनों जो कागज़ बनाए जाते हैं, ये एक बोले फॉर्म जो बनाए जाते हैं, ये बताते हैं कि कंपनी क्या कार्य कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये इसके काम करने की सीमाएं बताती हैं। तो इसमें जो लिखा गया हम वही काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। 7 पॉइंट है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। ध्यान से समझेंगे, इसमें दो शब्दों का प्रयोग है, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर द प्रॉफिट। लाभ के लिए, पहली बात, कंपनी जो बनाई जाती है, ये जो भी काम करती है वो लाभ के उद्देश्य से करती है। कंपनी को कार्य करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है और ये सारा लाभ जो होता है कंपनी के मालिकों में बांट दिया जाता है। तो लाभ का वितरण जो है वो किया जाता है यहाँ पर। दूसरी बात है ऐच्छिक संघ। ऐच्छिक संघ का मतलब है जो भी व्यक्ति कंपनी का मालिक या सदस्य बनेगा वो अपनी स्वयं की इच्छा से संस्था में आएगा और स्वयं की इच्छा से वो संस्था को छोड़कर जा भी सकता है। तो इसलिए हमने कह दिया अपनी इच्छा से, तो ये हो गया ऐच्छिक संघ। संघ मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह। कंपनी अपने आप में एक व्यक्तियों का समूह होती है। अगला पॉइंट है प्रतिनिधि प्रबंध और रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। प्रतिनिधि प्रबंध का मतलब है, जैसे हमने कहा कि कंपनी जो होती है उसमें जो मालिक होते हैं उनकी संख्या हजारों, लाखों या करोड़ों में हो सकती है। जब इतने सारे व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति जो कंपनी के मालिक बन गए, तो उसके बाद इस कंपनी को चलाएगा कौन? तो लाखों आदमी खुद तो कंपनी को चला नहीं सकते। इसलिए ये क्या करते हैं, कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं कि आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर होंगे, आप हमारी कंपनी के मैनेजर होंगे, आप हमारे लिए इस कंपनी को चलाओगे। और उन व्यक्तियों को कंपनी को चलाने के लिए हम लगातार तनख्वाह भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो मैनेजमेंट होती है, इसका जो प्रबंध होता है, इसके जो डायरेक्टर मैनेजर होते हैं, वो मालिकों द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्ति होते हैं। ये प्रतिनिधि होते हैं मालिकों के, तो हमने कह दिया प्रतिनिधि प्रबंध यहाँ पर होता है। 9 पॉइंट है कंपनी का समापन या समाप्त होना, वाइंडिंग अप द कंपनी। यहाँ पर ये दिया गया कि कंपनी को, जैसे हम एकाकी व्यापार साझेदारी में समझते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, छोड़ करके चला गया तो हमारा बिजनेस बंद हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कंपनी का निर्माण भी कानून के अनुसार हुआ था और कंपनी का समापन मतलब समाप्त होना भी कानून के अनुसार ही होगा। अपनी इच्छा से यदि मालिक चाहें तो कंपनी को बंद नहीं कर सकते।
न्यायालय से हमारे को आज्ञा लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। 10th पॉइंट है अभियोग चलाने का अधिकार, राइट टू स्यू। कंपनी जो होती है वो दूसरों पर केस भी कर सकती है और दूसरे व्यक्ति भी कंपनी पर केस कर सकते हैं।